हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, जो कुमार गौरव सर के द्वारा एसएससी जीडी और एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस की जो क्लास करवाई गई थी, उसी क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उस क्लास में कुमार गौरव सर के द्वारा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट और जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए थे और वहाँ से जो जो रिलेटेड क्वेश्चन सर के द्वारा लिखवाए गए थे, उन सभी को हमने यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स में लिखा हुआ है। और यही क्लास जो है आपको मैं रिवीजन करवाने वाला हूं। तो ये क्लास आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक एक पॉइंट को नोट किया हुआ है। इस क्लास को लिखने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी है और ये हमने पूरा की भी है। तो ये बस आप लोगों के लिए किया है हमने। तो ये क्लास आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज का जो अपना पहला प्रश्न है, यह संबंधित है जीएसटी से। अपना जो पहला प्रश्न है किससे संबंधित है? ये जो है जीएसटी से संबंधित है। यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? पहला प्रश्न पूछेगा कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो जीएसटी का अगर फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो हमको बताना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। जीएसटी के लिए जो संविधान संशोधन किया गया था वो कौन सा किया गया था? 101वां संविधान संशोधन। पूछा जाएगा कि 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तब आपको बताना है कि ये जीएसटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जीएसटी कैसा कर है। जीएसटी जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीएसटी जो है किस सूची का कर है, तब आपको बताना है कि जीएसटी जो है कि ये समवर्ती सूची का कर है। अगला पॉइंट है कि जीएसटी जो है इसके लिए कौन सी समिति की सिफारिश पर यह जीएसटी लाई गई थी। जीएसटी जो है कौन सी समिति की सिफारिश पर लाई गई थी? विजय केलकर समिति की सिफारिश पर यह लाई गई थी। जीएसटी को कब लागू किया गया था, तब आपको बता देना है कि जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो यहाँ से आपको 6 पॉइंट याद रखने हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म पूछेगा तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। संविधान संशोधन पूछेगा तो 101वां। कैसा कर है? यह एक अप्रत्यक्ष कर है। किस सूची का कर है? समवर्ती सूची का कर है। कौन सी समिति की सिफारिश पर जीएसटी को लाया गया? विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। जीएसटी लागू कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। उसके बाद में जो अपना अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग जो होता है यह किस नाम से जाना जाता है। पत्तियों में जो हरा रंग मौजूद होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है क्लोरोफिल के नाम से। क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं? पर्णहरित कहते हैं। इस नाम से इसको जाना जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला पॉइंट है कि पौधों में भोजन का निर्माण कौन सी क्रिया के द्वारा होता है। पौधों में भोजन का निर्माण कौन सी क्रिया के द्वारा होता है, तब आपको बताना है कि पौधों में भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस का उत्सर्जन करते हैं और कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पौधे होते हैं ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करते हैं, यानी ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। और ग्रहण की बात करेंगे तो ग्रहण करते हैं कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पौधे जो हैं वह श्वसन के दौरान कौन सी गैस लेते हैं। तो पौधे जो हैं वह श्वसन के दौरान कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। देखिए, श्वसन जो है कोई भी करे, चाहे मानव करे या फिर पौधे करें, वो जो श्वसन के दौरान गैस का यूज करते हैं, कौन सी गैस का यूज करते हैं? ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं। श्वसन कोई भी करे, गैस कौन सी लेंगे? ऑक्सीजन गैस लेंगे। बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पौधों में जल का संवहन कौन से ऊतक के द्वारा होता है। पौधों में जल का संवहन कौन से ऊतक के द्वारा होता है? तो इसके लिए आपको याद रखना है जाइलम ऊतक। कौन सा ऊतक? जाइलम ऊतक। नेक्स्ट पॉइंट है खनिज लवण का संवहन। पौधों में खनिज लवण का संवहन कौन से ऊतक के द्वारा होता है? तो खनिज लवण का जो संवहन है वह फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। जल का पूछेगा तो जल से क्या हो जाएगा? जाइलम। तो जल से जाइलम याद रखना है और खनिज के लिए क्या याद रखना है? फ्लोएम ऊतक याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है शांति का प्रतीक कौन सा पक्षी है। शांति का प्रतीक कौन सा पक्षी है, तब आपको बताना है कि शांति का प्रतीक कबूतर पक्षी को माना जाता है। यहाँ पर लिखा है मोर। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टोपस। क्या नाम है?
पावो क्रिस्टोपस इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। और इसे राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तब आपको बताना है कि 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसीलिए इस बार घोषणा की गई है कि 5 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाएगा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत में डॉल्फिन प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? भारत में डॉल्फिन प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? 2009 में हुई थी। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस से। अभी हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है ये 5 अक्टूबर 2022 को पहली बार मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन का दर्जा दिया गया था। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है डॉल्फिन सेंटर से। डॉल्फिन सेंटर कहाँ है? तो डॉल्फिन सेंटर जो है पटना में है। डॉल्फिन सेंटर कहाँ है? डॉल्फिन सेंटर जो है पटना में है। अगला पॉइंट है ताजमहल। ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? 1983 में शामिल किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपना जो है यहाँ पर दिया गया है हुमायूं के मकबरा से संबंधित। हुमायूं का मकबरा कौन सी शैली में बना हुआ है? तब आपको बता देना है कि ये 4 भाग शैली में बना हुआ है। अगर पूछा जाए हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तब आपको बताना है कि ये दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तब आपको बताना है 1993 में। आगरा को कब शामिल किया गया था? आगरा के ताजमहल को शामिल किया गया था 1983 में। और हुमायूं के मकबरे को कब शामिल किया गया? हुमायूं के मकबरे को शामिल किया गया 1993 में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला का जो मकबरा है कहाँ है? एतमादुद्दौला का जो मकबरा है ये आगरा में है। और एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तब आपको बताना है कि ये नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। और सूत्र अगर पूछा जाएगा, रासायनिक सूत्र पूछेगा तो NaCl बताएंगे, रासायनिक नाम पूछेगा तो सोडियम क्लोराइड बताएंगे। अगला पॉइंट है सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 × 10H2O। Na2CO3.10H2O रासायनिक इसका फॉर्मूला होता है किसका? सोडियम कार्बोनेट का। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट है सोडियम बाइकार्बोनेट से संबंधित। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला अगर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। और इसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाने का सोडा। अगला पॉइंट देखेंगे तो अगला पॉइंट है लोक नृत्य और राज्यों से संबंधित। आपको पता होगा कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लोक नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि शास्त्रीय नृत्य के बारे में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बता दे रहा हूँ कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? शास्त्रीय नृत्य की संख्या है 8। अब ये लोक नृत्य देख लेते हैं। लावड़ी और तमाशा कहाँ के लोक नृत्य हैं? लावड़ी और तमाशा महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का। विदेशिया और जट जटनी और झुमरी ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये हैं बिहार के। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? ये राजस्थान का है। कालबेलिया और गेंदड़ ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये भी राजस्थान के लोक नृत्य हैं। तो ये सभी लोक नृत्य से संबंधित राज्यों का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है टर्निंग पॉइंट और इग्नाइटेड माइंड जो पुस्तकें हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं? टर्निंग पॉइंट और इग्नाइटेड माइंड पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई हैं। अगला पॉइंट है इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 में किसे चुना गया था? हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। और 2022 के लिए इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? चिरंजीवी को। ये साउथ के एक्टर हैं। कौन है? ये साउथ के एक्टर हैं और इन्हें ही इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। 2021 के लिए पूछेगा तो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विंग्स ऑफ फायर जो बुक है किसकी है? विंग्स ऑफ फायर जो बुक है किसकी है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है। और इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी है? इंडिया विंग्स फ्रीडम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। अभी हमने आपको शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं 8। और यहाँ पर कुछ इनके नाम लिखे हुए हैं। जैसे कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम है।
आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक, इसको हम उत्तर प्रदेश का भी कहते हैं। केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? मोहिनी अट्टम है और कथकली है। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? सत्रिया है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य क्या है? मणिपुरी है। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य क्या है? ओडिसी है। तो ये कुल मिलाकर 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 3 यहाँ पे 6 और 2 ये, कुल मिलाकर 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और इनसे संबंधित हमने आपको राज्य भी बता दिया है कि ये कौन से राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? नाम है इनका आरती साहा। अगर पहले भारतीय व्यक्ति, केवल पहले भारतीय व्यक्ति अगर ऐसे ही पूछ दिया जाए तब आपको बताना है मिहिर सेन, लेकिन पहली भारतीय महिला पूछेगा तब आपको बताना है आरती साहा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है लूनी नदी। ये जो लूनी नदी है कहाँ से निकलती है? ये जो लूनी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। बात आई है अरावली की। अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ है? गुरु शिखर है माउंट आबू, राजस्थान में। अगला पॉइंट दिया गया है सतपुड़ा से। सतपुड़ा श्रेणी कहाँ है? सतपुड़ा श्रेणी जो है ये मध्य प्रदेश में है। और सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तब आपको बताना है कि ये धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़। अगला पॉइंट दिया गया है नीलगिरी की पहाड़ियों से रिलेटेड। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इनकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। और नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोडा जनजाति पाई जाती है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। अगला पॉइंट है जलप्रपात से। जलप्रपात से और बांध से, और ये कहाँ है, कौन सी नदी पर है, ये इसमें पूछा जा सकता है। ये जो धुआंधार जलप्रपात है कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर बांध कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। तो नर्मदा नदी से आपको 3 चीजें याद रखनी है: धुआंधार जलप्रपात, ओंकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध। किससे संबंधित? नर्मदा नदी से संबंधित। अगला पॉइंट दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है कृषि। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन। द्वितीय क्षेत्र में जितने भी उद्योग होते हैं वो आ जाते हैं। तृतीय क्षेत्र में जितने भी सेवा क्षेत्र होते हैं उनको इसमें रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है लोहा से संबंधित। लोहे का प्रकार कई होते हैं और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ लोहे का प्रकार होता है कौन होता है? सर्वश्रेष्ठ लोहे का प्रकार है मैग्नेटाइट। लेकिन बात की जाए भारत में सर्वाधिक कौन सा लोहा पाया जाता है, तो भारत में जो है हेमेटाइट जो है लोहा सर्वाधिक पाया जाता है। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ये आपको याद रखना है, दोनों के दोनों क्या हैं? लोहा के अयस्क हैं। पूछा भी जाता है कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, तो बताना है लोहा का अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है, तब आपको बताना है कि ये लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ से, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र बताइए कौन सा है? तो भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया और झारखंड वाला क्षेत्र हो गया। ये प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मोनोजाइट जो है किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। अगला पॉइंट दिया गया है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में किसके विरोध में हुई थी? जो फ्रांस की क्रांति हुई थी किसके विरोध में हुई थी? ये जो है लुई 16वें के विरोध में हुई थी। कब हुई थी? 1789 को। और यहीं से हमने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के नारा को हमने यहीं से अपनाया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बोल्शेविक की क्रांति। बोल्शेविक की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। इसे रूस की क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट संबंधित है डीएनए से। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। पूछा जाए डीएनए जो है किसका बहुलक होता है, तब आपको बताना है कि यह न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नागपुर अधिवेशन से। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? नागपुर जो अधिवेशन है ये 1920 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य, और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। असहयोग जब आंदोलन हुआ तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे।
तो यहाँ से जो भी पॉइंट बन सकते हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं। पूछा जा सकता है कि नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, आपको बताना है 1920 में। नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, विजय राघवाचार्य थे। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को कहाँ पारित किया गया था, नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है चौरी चौरा घटना होने के कारण फरवरी 1922 में इसको समाप्त कर दिया गया था। नीरी जो संस्था है ये कहाँ है, नीरी संस्था नागपुर में है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया अगर पूछा जाएगा किस व्यक्ति को कहते हैं तब आपको बताना है गौतम बुद्ध को कहते हैं। एक लाइट ऑफ एशिया नाम से एक पुस्तक भी है, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं जयराम रमेश। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं तब गौतम बुद्ध को कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है तब आपको बताना है जयराम रमेश। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बौद्ध संगतियों से। बौद्ध संगतियां, पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, वैशाली में। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, कुंडलवन में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हिंद स्वराज पुस्तक। हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है, ये है महात्मा गांधी की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, 1897 में हुई थी। किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद की एक बहुत ही फेमस पत्रिका है जिसका नाम है प्रबुद्ध भारत। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना पूछेगा तो 1897 बताएंगे। किसने की, तब आपको बताना है स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद की एक बहुत ही फेमस पत्रिका है, उसका नाम क्या है, प्रबुद्ध भारत पत्रिका। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी और सबसे छोटी हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर हड्डी जो कि जांघ में पाई जाती है, और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज हड्डी जो कि कान में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, हड्डियों का जो अध्ययन है ये ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू कब हुआ था और समाप्त कब हुआ था। श्रीलंका में गृह युद्ध की शुरुआत पूछेगा तो 1983 में, और समाप्ति पूछेगा तो 2009 में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है लिट्टे से संबंधित, यानी कि LTTE से। LTTE ये कौन से देश से संबंधित है, श्रीलंका से संबंधित है, और इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। लिट्टे का फुल फॉर्म क्या है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। पाचन कहाँ से शुरू होता है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से शुरू होता है। जैविक घड़ी किसे कहते हैं, जैविक, मनुष्य के शरीर की जैविक घड़ी किसे कहते हैं, पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। मनुष्य के शरीर का आपातकालीन हार्मोन कौन सा हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन। इसे क्या कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से कौन है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो गोवा बताएंगे, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो सिक्किम बता देंगे। और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हो जाएगा, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट दिया गया है तटीय सीमा से संबंधित। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, आपको बताना है गुजरात। और सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तब बताना है गोवा। गोवा में ही एक फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है सिग्मो फेस्टिवल। बहुत ही पूछा जाता है कि सिग्मो फेस्टिवल को कहाँ मनाया जाता है, तब आपको बता देना है कि सिग्मो फेस्टिवल जो है ये गोवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा है आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, 1896 को हुई थी। कहाँ से, एथेंस से। एथेंस किस देश की राजधानी है, ग्रीस की राजधानी है। अगला पॉइंट है आपातकाल से संबंधित। राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, ये 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, आपको पता होगा। आपातकाल का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है, भाग नंबर 18 में है। राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 352 में। राज्य आपातकाल यानी कि स्टेट इमरजेंसी कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 356 में है। वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 360 में है। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है अभी तक कितनी बार लगाया जा चुका है, अभी तक ये 3 बार लगाया जा चुका है। और अनुच्छेद नंबर 360 जो कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, इसको अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। इसको लगाने की कोई ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी है। अगला पॉइंट है सोवियत संघ। सोवियत संघ का विघटन कौन से वर्ष में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कौन से वर्ष में हुआ था, 1991 में। अगला पॉइंट है कि किस देश ने 19वीं शताब्दी से सार्वभौमिक मताधिकार दिया, तो ये आपको याद रखना है, न्यूजीलैंड।
अगला पॉइंट दिया गया है कि भारत में वोट डालने की जो उम्र थी 21 से घटाकर 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1989 में हुआ था। इसके द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है चिल्का झील और डल झील। चिल्का झील कहाँ है और ये खारे पानी की झील है। डल झील कहाँ है? डल झील जम्मू कश्मीर में है। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? नलबाना पक्षी अभ्यारण्य चिल्का झील के मध्य में ही है, मतलब ये उड़ीसा में है। कहाँ है? मतलब ये उड़ीसा में है। अगला पॉइंट दिया गया है कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। विश्व में पूछेगा तो सुपीरियर झील बताएंगे, भारत में पूछेगा तो उलर झील बताएंगे। देखिए, दोनों क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर विश्व में पूछा जाता है तो सुपीरियर झील बता देंगे, और भारत में पूछा जाता है तो उलर झील को बता देंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? झीलों का अध्ययन कहलाता है लिम्नोलॉजी। क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सिपाही विद्रोह से। सिपाही विद्रोह जो कि 1857 में हुआ था, इसका लखनऊ में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सिपाही विद्रोह लखनऊ में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट है मोपला विद्रोह से। मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ? केरल में। कब हुआ? 1921 में। अगला पॉइंट है पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह कौन से राज्य में हुआ? उड़ीसा में। कब हुआ? 1817 में। अगला पॉइंट है आ सेंचुरी इज नॉट एनफ। आ सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी बुक है? ये है सौरभ गांगुली की। किसकी है? सौरभ गांगुली की। अगला पॉइंट है नो स्पिन जो बुक है किसकी है? सेन वॉर्न की है। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नरेगा अधिनियम से। नरेगा अधिनियम कौन से वर्ष में आया था? 2005 में। और यह लागू कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को। नरेगा को मनरेगा कब कर दिया गया? नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा कब किया गया? 2 अक्टूबर 2007 को नाम इसका बदलकर क्या कर दिया गया था? मनरेगा कर दिया गया था। अगला पॉइंट है स्टैचू ऑफ यूनिटी से। स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है किसकी स्टैचू है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। कहाँ है? केवड़िया गुजरात में है। अगला पॉइंट दिया गया है कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदौली सत्याग्रह में बारदौली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। अगला पॉइंट दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी से। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ है? स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है हैदराबाद में। ये जो स्टैचू है किसकी स्टैचू है? संत रामानुजाचार्य की स्टैचू है। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 216 फीट इसकी ऊंचाई है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है स्टैचू ऑफ नॉलेज। ये जो स्टैचू ऑफ नॉलेज है किसकी स्टैचू है? BR अम्बेडकर की स्टैचू है। और ये स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? लातूर महाराष्ट्र में है। BR अम्बेडकर से संबंधित पॉइंट याद रखना है। प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? कपिल देव हैं। त्रिस्तरीय प्रणाली को कौन सी समिति की सिफारिश पर लाया गया था? इसको लाया गया था बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर। अगला पॉइंट है कि ये जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय प्रणाली लाई गई थी, इसका शुभारंभ कब किया गया था? इसका शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ से? राजस्थान के नागौर से। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन से होते हैं? जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ये इसके 3 स्तर होते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस जो है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 11वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तब आपको बताना है कि इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ये 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था? 1993 को 24 अप्रैल में लागू हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये जो 11वीं अनुसूची है इसमें कुल कितने विषय हैं? इसमें 29 विषय हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि तमिलनाडु का तट क्या कहलाता है और केरल के तट को क्या कहते हैं? तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं और केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेपोलियन की पराजय कौन से युद्ध में हुई थी? वाटरलू के युद्ध में हुई थी। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? ये 1815 में हुआ था। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रक्त से संबंधित। रक्त से संबंधित कौन सा पॉइंट है? पूछा जाता है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह होता है O नेगेटिव। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? AB पॉजिटिव। ये भी दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं।
उसके बाद में दिया गया है कि रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी। रक्त समूह की खोज की गई थी लैंड स्टीनर के द्वारा। रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है 7.4। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा था, ये लिखा गया था हरिसेन के द्वारा। योजना आयोग का गठन कब हुआ था। योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में और 1 जनवरी 2015 को इसको कौन सा नाम दे दिया गया, नीति आयोग। बात आई है नीति आयोग की। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनघड़िया थे। नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर थे। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अमीबा और जो जीवाणु हैं ये कैसे जीव हैं, तब आपको बताना है कि ये एक कोशिकीय जीव हैं, क्योंकि जो कोशिका के प्रकार होते हैं, कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। उसी में से अमीबा और जीवाणु क्या हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। अगला पॉइंट दिया गया है इंडिया गेट से। इंडिया गेट का पुराना नाम अगर पूछा जाएगा तो बता देंगे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक। इंडिया गेट कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है लाल किला, चार मीनार और जामा मस्जिद से। लाल किला कहाँ है, दिल्ली में है। चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में। जामा मस्जिद कहाँ है, दिल्ली में। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है तो आपको पता ही होंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि राजपथ का नया नाम क्या कर दिया गया है। राजपथ का नया नाम कर दिया गया है कर्तव्य पथ। इंडिया स्ट्रगल जो बुक है किसकी है, सुभाष चंद्र बोस की है। किसकी है, सुभाष चंद्र बोस की है। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, 1939 में हुई थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला पॉइंट है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। हीरा कौन सी वजह से चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। पन्ना की खान कहाँ है, पन्ना की खान मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था, तो इसने 1787 में अपना संविधान अपनाया था। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 4 जुलाई को। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत में अब तक कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है, तो 3 बार भारत में नोटों का या करेंसी का अवमूल्यन हो चुका है। कब हुआ, 1949 में, 1966 में और 1991 में। सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है, सबसे छोटा जीवित पक्षी हमिंगबर्ड और सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। अगला पॉइंट दिया गया है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में। किस किस के बीच लड़ा गया था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1192 में हुआ था। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता होती है किस देश में होती है, तो ये होती है इजराइल में। माजुली द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है क्रांतियों से संबंधित। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मछली उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू से है। ग्रे क्रांति का संबंध किससे है, उर्वरक से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, झींगा उत्पादन से। सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है, अंडा से है। काली क्रांति का संबंध किससे है, पेट्रोलियम से है। ये क्रांतियां और उनसे संबंधित जो उत्पाद हैं वो भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं। गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। अगला पॉइंट है कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, रमा देवी थी। और पहले नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे जाएंगे तो सुकुमार सेन बताएंगे, लेकिन महिला अगर पूछ दिया जाएगा तो रमा देवी बताएंगे। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है द ओरिजिन ऑफ स्पीच के लेखक कौन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीच के लेखक हैं डार्विन। अगला पॉइंट दिया गया है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, यरवदा जेल में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1916 में हुई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है केसरी पत्रिका, मराठा पत्रिका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा और गीता रहस्य, ये सब किससे संबंधित हैं, ये सब संबंधित हैं बाल गंगाधर तिलक से। अगला पॉइंट दिया गया है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, रोजर बिडनी बने हैं। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान जो है अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट दिया गया है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। ये NO नहीं है, यहाँ पर होगा NaOH।
H ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। इसके उपयोग कौन कौन से हैं? अखबार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, धातुओं की चिकनाई हटाने में और साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का उपयोग इसमें किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। तो दोस्तों हमने यहाँ पर केवल और केवल 28 से 30 मिनट आपके लिए हैं और हमने यहाँ पर आपको पूरी क्लास का रिवीजन करवा दिया है। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।